बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाकाबंदी वाला आइडिया लगभग फ्लॉप हो गया अमेरिका का, और इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 2 माह में जो चीज़ें भी की हैं उनके ऊपर तनकीद ज़्यादा हुई है और तारीफ कम हुई है। एक एक करके उन्होंने अपने इत्तेहादी भी खो दिए हैं। अब फौरी तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हैं ईरान में। ये डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं और डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर साहब पे बहुत भरोसा भी करता है। और आसिम मुनीर साहब अपने एतमाद यानी डोनाल्ड ट्रंप के एतमाद को जीतने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है और बिलाखिर वो डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद जीतने में कामयाब रहे हैं। तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान पहुंचे, जहां पे उनका इस्तकबाल किया गया। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और उम्मीद की जा रही है कि इस डेवलपमेंट के बाद खित्ते में अमन का राज होगा। अमन जो है वो उसको रास्ता मिलेगा और अमन के इम्कानात बढ़ेंगे। आसिम मुनीर साहब को खुश आमदीद कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये बात ईरानी वजीर खारजा ने कही। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के साथ थे। आप सब जानते हैं कि इनका ताल्लुक कितना गहरा है। जब कोई भी आसिम मुनीर के साथ नहीं होता तो मोहसिन नकवी ज़रूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ रहता है। अब ईरान के अंदर आसिम मुनीर के जाने का मकसद क्या है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए हैं, इससे उम्मीद ये की जा रही है कि ये एक ऐसा विजिट है जो ईरान को भी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर दोबारा लेकर आएगा। इससे पहले मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए और अमेरिका को तो पाकिस्तान पे एतमाद है और डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद तो पाकिस्तान के वजीर आज़म ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जीता है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि जितनी ये ज़बरदस्त तरीके से मेरी खुशामद करते हैं, ये लोग कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, ईरान का मामला ये है कि ईरान को लगता है कि पाकिस्तान में उनके साथ ज्यादती हुई है और मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर अमेरिका चला गया था। वैसे भी ईरान की मजबूरी नहीं है फौरी तौर पे मुज़ाकरात करना या फौरी तौर पे जंगबंदी करना, ये मजबूरी अमेरिका की है। इसमें खबर भी है मेरे पास, और खबर ये है कि बाकायदा अमेरिका ने 2 हफ्ते की जंगबंदी की दरख्वास्त की है ईरान से। ये खबर मुख्तलिफ सोर्सेज से आई है। एसोसिएटेड प्रेस एपी उसने भी ये खबर दी है, ब्लूमबर्ग अमेरिका का उसने भी खबर दी है, और ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उन्होंने ये दावा किया कि ये दरख्वास्त जो है वो अमेरिका की जानिब से की गई है कि 2 हफ्ते की जंगबंदी में तोसी कर दी जाए और जंगबंदी को अगले महीने तक ले जाएं। ईरान ने अभी तक इसके बारे में हामी नहीं भरी। जो ईरानी सदर का स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं इसके बारे में आपको और बताता हूं। ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो वो ये है कि वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन वो हैं असल में दहशतगर्द। वो किसी को भी ज़िबा कर देते हैं, कहीं भी ज़िबा कर देते हैं, और जब चाहते हैं किसी को भी ज़िबा कर देते हैं। और फिर वो बात करते हैं इंसानी हुकूक की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात ईरानी सदर ने कही। और ये हमने होता हुआ देखा कि अमेरिका की जंगों में जितने लोग मारे गए उतने लोग तो किसी भी जंग में मारे नहीं गए। यानी जितने लोगों का कत्लेआम अमेरिका की इन जंगों में हुआ है उतने लोगों का कत्लेआम तो दहशतगर्दी के अंदर भी नहीं हुआ, उतने लोगों का कत्लेआम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों के अंदर नहीं हुआ जितना कत्लेआम अमेरिका की छेड़ी गई गुज़िश्ता 20-30 साल के अंदर जो जंगें हैं उनके अंदर जितना बड़ा कत्लेआम हुआ है। बहरहाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान में पहुंचने से ये इम्कान बढ़ गया है कि अमेरिका की दरखास्त पे ईरान मजीद 2 हफ्ते की जंगबंदी में तोसी कर देगा, जिसपे ईरान ने अभी तक हामी नहीं भरी। ऐसा लगता है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद ईरान ये हामी भर लेगा। नाकाबंदी वाला आइडिया फ्लॉप हो गया। वजह यह है कि चाइना के अब जहाज कैसे रोकें, जो ताकतवर ममालिक हैं उनके जहाज कैसे रोकें, और जो दोस्त ममालिक हैं अमेरिका के जिनके साथ अमेरिका के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके जहाज कैसे रोके जाएं। अगर खाली ईरानी जहाज आपने रोकने हैं तो वो तो आपने बड़े अरसे से पाबंदियां लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर, और उनके जहाज आप रोक लेंगे वो बाकियों के रोक लेंगे, तो नुकसान तो पूरी दुनिया का हो जाएगा। तो ये आइडिया कोई इतना कामयाब नहीं था कि बाहर से हम नाकाबंदी कर लेते हैं, तुम अंदर से कुंडी लगाओ हम बाहर से कुंडी लगाते हैं, इसका कोई इतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन जंगबंदी में अब ये सहूलतकारी जो पाकिस्तान कर रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि देखिए जंगबंदी की जरूरत अमेरिका को है। अगर आप अमेरिका के मीडिया को उठाकर देखें तो जितना भी अमेरिका का मीडिया है वो सारा ये कह रहा है कि अमेरिका ये जंग हारा है, अमेरिका को नुकसान हुआ है, अमेरिका डैमेज हुआ है।
कोई भी अमेरिकी मीडिया ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ये जंग जीत गया है। बज़ाहिर जो इंटरनेशनली अमेरिकन मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है उसमें अमेरिका पे तनकीद हो रही है कि अमेरिका इस जंग को ना सही लड़ पाया और ना इस लड़ाई को जीत पाया। उसामा बिन लादेन के साथ जैसे हुआ उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। तो पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने एक ऑपरेशन किया था अमेरिकन ने, डीप इनसाइड पाकिस्तान, ये काकूल मिलिट्री एकेडमी के करीब एबटाबाद में। तो ईरान में ये बड़ा एक दलेरी का फैसला था अमेरिका का कि अपने पायलट को वो हर हाल में लेकर जाएंगे, और बड़ी बहादुरी दिखाई अमेरिकन फोर्सेस ने जो वहां से वो कामयाब हो गए। देखिए, चाहे फोर्सेस दुश्मन की हो या अपनी हो, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन जो सिपाही बहादुरी के साथ लड़े, चाहे वो कोई भी हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जो बहादुरी के साथ लड़े और जो कामयाब ऑपरेशन करे, उसको तारीख हमेशा उस कामयाबी को याद रखती है। यानी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगों को तारीख की किताबों में उन लोगों ने लिखा और उन लोगों ने तारीफ की जो उनके दुश्मन थे। तो ये अमेरिका ने बड़ा कमाल ऑपरेशन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक ट्वीट किया। मैं थोड़ा सा पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। वी हैव रेस्क्यूड द सीरियसली वॉन्डेड एंड रियली ब्रेव F-15 क्रू मेंबर ऑफिसर फ्रॉम डीप इनसाइड द माउंटेन्स ऑफ ईरान। हमने जख्मी हालत में और बहुत ही बहादुर ऑफिसर जो F-15 का था उसको हमने ईरान के पहाड़ी इलाके में अंदर से जाके रेस्क्यू कर लिया है। और जो ईरानी फौज है वो बड़ी कोशिश कर रही थी, सख्त कोशिश कर रही थी उस तक पहुंचने की, और बड़ी तादाद में उस तक जाना चाह रहे थे और वो उसके करीब पहुंच रहे थे। और ये बहुत ही इज हाईली रिस्पेक्टेड कर्नल, वो बड़ा काबिल एहतराम कर्नल है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ये बहुत शानदार किस्म की रेड थी और बहुत खतरनाक ये एक मिशन था, और सामान और फौजी ये सारे इसके अंदर शामिल थे। वो कह रहे जी हम एक के बाद दूसरी कोशिश कर रहे थे, हमने पायलट को रेस्क्यू कर लिया दिन की रोशनी में, ये एक आम वाकया नहीं है। और हमने 7 घंटे गुजारे ईरान के अंदर इस ऑपरेशन में, ये बड़ा अमेजिंग था, शो ऑफ ब्रेवरी एंड टैलेंट बाय ऑल। फिर उसने कहा जी मैं एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा इस हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीर वाले दिन ओवल ऑफिस में, और मैं इन ऑफिसर्स के साथ करूंगा। गॉड ब्लेस आवर ग्रेट मिलिट्री वॉरियर्स। ये ऑपरेशन के बारे में जो दीगर इतलात आ रही है ना, वो भी बड़ी हैरान कुन है। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसमें एक F-15 तैयारा तबाह होता है, उसका एक पायलट मिसिंग हो जाता है, उसको ढूंढने के लिए मिशन शुरू होता है, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और 2 हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, रेस्क्यू मिशन चल रहा था, इन्होंने पायलट अपना ढूंढ लिया, उसको रेस्क्यू कर दिया, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहा था अमेरिका, इस डर से कि अगर वो अनाउंस करेगा तो फिर कोई और सूरत पैदा हो जाएगी और पहले निकालना जरूरी है। तो चारों तरफ से उन्हें खतरा भी था, और वो हेलीकॉप्टर उन्होंने एक एरिया के अंदर उतारे, डैमेज हेलीकॉप्टर थे, और फिर उसके बाद मजीद इमदाद मंगवाई गई पीछे से, ताकि सारे के सारे क्रू को उठा के वहां से रेस्क्यू किया जा सके। और फिर अपने वो दोनों हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने तबाह कर दिए। वो जो हेलीकॉप्टर वहां पे उतारते, जैसे आपको याद होगा एबटाबाद में इनका एक हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था, तो उस हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने खुद ही तबाह कर दिया था ताकि पाकिस्तान के हाथ कुछ भी ना लगे। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है ना, तो ये नहीं चाहते कि इनकी टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी करे, लिहाजा वो तबाह कर देते हैं। तो इस तरह जो है HH-60 हेलीकॉप्टर जो है 2 वो भी डैमेज कर दिए गए, फिर बाद में उन्होंने उनको खुद ही तबाह कर दिया। फिर C-130 जो है वो 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हुए इसके अंदर। फिर एक जो है A-10 थंडरबोल्ट 2 वो भी डिस्ट्रॉय हुआ इसके अंदर इस ऑपरेशन में। एक जो है MH-6 लिटिल बर्ड वो भी इसके अंदर तबाह हो गया इस ऑपरेशन में। एक या 2 MQ-9 रीपर्स ये भी इसमें तबाह हुए इस ऑपरेशन के अंदर। एक खौफनाक ऑपरेशन था, लेकिन अमेरिका को कामयाबी मिली है मुबैना तौर पे। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की अनाउंसमेंट करते हैं अपने साथ बिठा कर। यहां जो ऑपरेशन के अंदर शामिल लोग थे या उनको जो लीड कर रहे थे लोग कमांड रूम से, वो जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे, पीर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बैठेगा। पॉलिटिकल फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अब वो बड़े हमले का ऐलान भी करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक धमकी दी थी, आपको याद होगा, मैंने आपको वो धमकी पढ़ के सुनाई थी।
कि 48 घंटे बाकी रह गए हैं, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ईरान ने भी वैसी ही धमकी दी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईस्टर संडे के बाद मंगल का दिन, यानी आज एतवार है, आप वीडियो देख रहे हैं, परसों यानी मंगल वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। यानी जितने भी बिजली घर हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन्हें बिजली बनाने की कैपेसिटीज हैं, उनको तबाह करेगा। और ब्रिज डे यानी जो पुल हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ते हैं, उनको तबाह किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो वो कह रही मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, ये सब एक साथ किया जाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ए पागल बुज़दिलो, यानी ईरान को उन्होंने मुखातिब करते हुए ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में गंदी गालियां दी हैं और बड़ी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जैसे कोई आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, वो गालियां देना शुरू कर देता, उसका बस नहीं चलता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां दी हैं और वो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको उसको बहुत नरम अल्फाज में बता रहा हूं कि ए पागल बुज़दिलो, इस मनहूस आबनाए हरमस को खोल दो या फिर तुम जहन्नुम में रहोगे, बस देखते जाओ, तारीफ अल्लाह के लिए। इसको उसने अल्लाह का वर्ड यूज किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है। तो गंदी गालियां इस्तेमाल की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर, और इख्तिताम में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया है। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने जहन्नुम के दरवाजे खोलता है और उसके बदले में ईरान क्या करता है। पाकिस्तान के लिए नाजरीन, यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। यह बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। यह रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीजो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहां पे और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। ये मामला यहां तक गया कैसे, देखें थोड़े दिन पहले की मैं आपको एक वीडियो है वो दिखाता हूं। ये मैंने निकाली इस मौके के लिए वीडियो, ये वीडियो है जी। यूएई के प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल साहब की बेटी की शादी में, जो कि आज रात है, उसमें शिरकत के लिए ठीक। और वहीं पे वो हमारा जो पुराना एयरपोर्ट था रावलपिंडी में, जो कि अभी एयरफोर्स के पास है, वहां वो लैंड करेंगे और वहां से सीधा आर्मी हाउस वेडिंग सेरेमनी अटेंड करेंगे। बेसिक वो इस काम के लिए आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये मोहसिन बेग साहब है, ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोस्त के तौर पे इनको पहचानते हैं लोग, सहाफी भी है। और जब आर्मी चीफ बने थे तो इनके साथ एक बड़ी बेतकल्लुफ किस्म की फोटो भी आसिम मुनीर की आई थी। अब ये देखें ना, कितने फख्र से कह रहे हैं बड़े जाती नौयत के ताल्लुकात हैं। अब आसिम मुनीर के जाती नौयत के ताल्लुकात हैं यूएई के बादशाह के साथ और वो बेटी की शादी में आ रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या मिला? वो तो कह रहे पैसे वापस करो। देखें, यहां मुमालिक अपने अपने वफादात देखते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा अपना जाती फायदा देखते हैं, वो पाकिस्तान का फायदा नहीं देखते। आज भी अगर पाकिस्तानी रुकावट ना डालते तो पाकिस्तानी फौज जो है वो ईरान के साथ भी भिड़ जाती।
वो लड़ पड़ते ईरान के साथ अरबों के लिए, जहां से पैसा मिलता, डॉलर मिलता, फायदा मिलता, ये वहां चले जाते। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इतने बड़े पैमाने पर रुकावट डाली है कि जो इमरान खान साहब के नौजवानों ने एक नारा लगा दिया है ना कि हर चौक डी चौक, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा कर चुका है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा हो, 8 फरवरी को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आए, हमारी तरफ बढ़े, हम हर तरफ कंटेनर लगा देंगे, सारा कुछ बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे, एक मरतबा फिर लोगों को मायूस करके भेज देंगे, 1 साल के लिए मामला दोबारा दब जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की सोच ये है। ये जो हर चौक डी चौक वाला फार्मूला है ना, इससे उन्हें घबराहट हो रही है। प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी नारा लग जाता है ना, तो जल्दी हो या देर से हो, वो काम होता जरूर है। जब लोगों ने नारा लगाया ना पहली दफा, गो नवाज गो, तो फिर नवाज को जाना था, जल्दी हो या देर से हो। इस मुल्क में गो मुशर्रफ गो का नारा तब लगा जब परवेज मुशर्रफ बहुत ताकतवर था, फिर परवेज मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। अदलिया की बहाली का नारा लग गया, टाइम बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन अदलिया बहाल हो गई थी। यहां जब एक सियासी नारा लग जाता है और वो अवाम के दिल की आवाज एक दफा बन जाए, तो फिर जल्दी हो या देर से हो, वो काम जरूर होता है। तो ये जो हर चौक डी चौक वाला एक फॉर्मूला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, हर चौक डी चौक ना बन सके, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में ये फॉर्मूला काम कर जाए। आज ना करे, अगली हुकूमत में काम कर जाए, लेकिन जब भी काम करेगा ये एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फार्मूले के तौर पे काम करेगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट और उनकी बनाई हुई किसी भी हुकूमत के सर पे एक तलवार बन के लटकता रहेगा कि हर चौक डी चौक। अब ये होना जरूर है, ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन ये तमाशा इस कौम ने देखना भी है और यहां लगाना भी है, और ये हम भी होता हुआ देखेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, तो ये तलवार बन के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। अब इससे बचने के लिए डाइवर्जन लगा रहे हैं जी, इस्लामाबाद आने की तैयारियां, हम मार्च को रोकने की तैयारी। कोई मार्च लेकर नहीं आ रहा। अब पूरे पाकिस्तान को बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है। 8 फरवरी को इस सिलसिले में पहला बड़ा इम्तिहान है। इसके 10 दिन के बाद रमजान शुरू हो जाएगा, तो रमजान से 10 दिन पहले पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है। अगर 8 फरवरी को यह पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर रमजानुल मुबारक के बाद एक नया फेज आएगा, और फिर ये पूरे पाकिस्तान को बंद करने का फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वहां हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी बजट से पहले। लिहाजा इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं, और ये इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं जो मैंने आपको बताया। नाज़रीन, अटियाला जेल के बाहर एक बार फिर इमरान खान साहब की बहनें और कारकुन धरना देकर बैठे हुए हैं, और आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, जैसा कि हमेशा होता है। यानी इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, कोशिश करती हैं कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात होती नहीं है। आज अलीमा खानम ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जी 96 दिन हो गए हैं, इतने दिनों में इमरान खान साहब को बाहर की दुनिया के साथ जो राब्ता है वो सिर्फ 1 घंटे का है। 96 दिनों में सिर्फ 1 घंटे का राब्ता इमरान खान साहब का बैरूनी दुनिया से करवाया गया, और अब तो काफी अरसा हो गया, लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं, मुलाकात होने नहीं दी जा रही। एक मुलाकात करवाई गई थी बस इमरान खान की बहन की, वो भी काफी एहतजाज के बाद, जब सुहेल अफरीदी सारी रात वहां पे बैठा रहा अपने अरकान के साथ, लोगों के साथ, तो उसके बाद जो मंगल आया वो एक मुलाकात करवाई गई। लेकिन मुलाकातें इमरान खान साहब की बंद है, उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं, और इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एहतजाज जो है ना वो बड़ा खफीफ सा हो रहा है। यानी जिसे एहतजाज कहते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है या उनकी क़यादत कर सकती है, वो उस नहज तक नहीं जा रहे। शायद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या लीडरशिप को यह लगता है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन सादी और साफ बात यह है कि आसिम मुनीर साहब जब तक हैं, तब तक वो इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया है, और जो शऊर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिया,
उसके बाद जो कुछ आसिम मुनीर के साथ हुआ, यानी पाकिस्तान का अगर आज आप सबसे गैर मकबूल आदमी देखें, आप सर्वे करवा कर देख लें। हमने कई दफा नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ सर्वे करवाया, लेकिन आसिम मुनीर साहब की गैर मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ताकत में बेमिसाल है। यानी उनके पास 7-8 लाख लोगों की एक फौज है, बहुत सारी बंदूकें हैं, हथियार हैं, एयरफोर्स है, बहुत सारा कुछ उनके पास है जो उनके इशारे के ऊपर चलता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, एजेंसियां हैं उनके जरिए से वो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं। तो ताकत तो बेमिसाल है, लेकिन ताकत कांस्टेंट ही ना होती, हमेशा रहती नहीं है। मकबूलियत के मामले में जो सबसे गैर मकबूल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी आसिम मुनीर साहब है। आप जितने मर्जी सर्वे करवा कर देख लें। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यह गलत फहमी है शायद कि आसिम मुनीर साहब या ये मौजूदा निजाम इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा लेंगे, लेकिन ये इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान के लिए गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम को जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी, बजोरे ताकत निकालनी पड़ेगी। पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज करके अवाम बाहर निकले, अपनी ताकत का मुजाहरा करे और इनसे फिर जान छुड़वाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक गलत फहमी है। देखें ना, अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है, या 20 से 25 वकील ये आए इमरान खान साहब के केसेस लगवाने के लिए। अब 20 से 25 वकील पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसी बड़ी जमात, वो कह रहे हैं जी हम सब मौजूद हैं यहां पे। सब कितने हैं? 20 से 25। 20 से 25 वकील जो है वो क्या इनकलाब लेकर आएंगे? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से पाकिस्तान की अदलिया को छुड़वाएंगे?